हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग आपके साथ कंटिन्यू पॉलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक अभी जो चल रहा है वो हमारा प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हम आपके साथ उद्देश्य का की बात कर रहे हैं। वही उद्देश्य का है जो संविधान का इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का कंक्लूजन है, संविधान का वो फर्स्ट पेज है जिसपे संविधान का सार लिखा है, संविधान का सिलेबस लिखा है। और उसी को हम लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चरों को देखा। पहले लेक्चर में हमने संविधान की रूपरेखा को समझा था, संविधान के उसकी प्रस्तावना के उद्देश्यों को समझा था, उनकी पर्पज को समझा था, उसकी प्रकृति क्या है, संकल्पना क्या है, विचारधारा क्या है। तो सेकंड वाले पार्ट में हमने आप लोगों के साथ चर्चा की थी, इसके इम्पोर्टेंट केसों की, महत्वपूर्ण जो केस थे उनकी चर्चा की थी। आज हम पूरी की पूरी प्रस्तावना को पढ़ करके अच्छे से बताएंगे और एक एक शब्दों पे चर्चा करेंगे और ऐसे करके आपकी प्रियम्बल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रियम्बल को रट लेते हैं, खास करके स्टेट पीएससी वाले स्टूडेंट प्रियम्बल को रट करके, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा एग्जाम में इस प्रियम्बल को पूछ रहा है कि प्रियम्बल को बताइए, पूरी प्रस्तावना को लिख दीजिए, जो छाप दीजिए। ऐसा कहीं नहीं आता है फ्रेंड्स। वो सीधे इनके शब्दों से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने आपसे इससे पहले वाले पार्ट में कैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान किस प्रकार की न्याय की बात करता है, तो इन सब चीजों पे बात पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन है। चलो उसी को देखते हैं। एक बार मैं आपके सामने फिर से इसको पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले दिखाया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें मैंने एक शब्द बोला था कि कौन आत्मर्पित करने के लिए बात बोल रहा है, कौन अंगीकृत करेगा, कौन अधिनियमित करेगा, कौन इसको स्वीकार करेगा। तो इसको आत्मर्पित, अधिनियमित करने की बात जो बोला है वो कौन करने जा रहा है, कौन करेगा, तो वो करेगा भारत के लोग। वो कौन करेंगे, तो भारत के लोग करेंगे। और इसमें मैंने बोला था, जब मैं पढ़ा रहा था, कि सबसे इंपोर्टेंट जो रोल प्ले, इसकी जो चार इंपोर्टेंट बातें थी कि शक्ति का स्रोत कौन है। जब मैंने ये बात भी बोली थी कि जो शक्ति का जो स्रोत है, जो पावर, द सोर्स ऑफ द पावर, शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है, भारत के लोग। कौन है, भारत के लोग हैं। तो शक्ति का स्रोत मैंने कहा था कि इसमें लिखा है कि शक्ति का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोग, तो पहली लाइन है बी द पीपल ऑफ द इंडिया। तो ये कहाँ लिखा, हमारे संविधान में। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया है। वहां पे लिखा बी द पीपल ऑफ यूएसए। और इसका जो पूरा का पूरा भाषा शैली, ये भी मैंने आपके साथ बात की थी कि जो हमारी प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, संकल्पना कहां से ली, अमेरिका से। भाषा शैली कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया, मतलब इसकी लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है। फिर इसमें है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बात कर रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व, किसी भी देश का कोई भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। अगर हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन कानून बनाते हैं, किसी देश के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी करते हैं, संधि समझौते करते हैं, दोस्ती करते हैं, या किसी के साथ युद्ध का हो रहा हो, या हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चेंजेस करना हो, स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, या चीजों को बदलाव करना हो, तो ये किसके माध्यम से किया जाएगा, तो ये हम इसके लिए कैसे हैं, संपूर्ण है, प्रभुत्व, संपन्न है और सोवरेन है, और हमें इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की चीजों की बात करता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को अधिकार देगा। हमें कैसा समाज चाहिए, हमारा इसका उद्देश्य क्या रखा था हमने, अगर मैंने इसकी बात भी की थी कि जो हमारा उद्देश्य रखेंगे किस प्रकार का होगा हमारा, ये तीन शब्द याद रखो। इसमें तीन शब्द हैं, समाजवादी, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक
गणराज्य, जिसमें मैंने आपसे ये बात बोला था, समाजवाद ऐसा समाज जिसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल ज्यादा हो या कोई, समाजवाद का मतलब है सीधा कि एक ऐसा सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए कि जिसमें सभी इक्वल हैं, जिसमें कानून व्यवस्था समान हो और उसमें कोई भी व्यवस्था हो, छुआछूत का ऐसा कोई मुद्दा ना हो, ऊंच नीच की कोई बात ना हो, लिंग को लेकर के भेदभाव ना हो, रंग को लेकर के भेदभाव ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। पंथ निरपेक्ष का मैंने शब्द मतलब बताया कि जो राज्य, उसके लिए, राज्य के लिए सभी पंथ होंगे, वो कैसे होंगे, पंथ वो कैसे होंगे, समान। अब यहाँ थोड़ा मैं बार बार मैंने ये शब्द बोला है पंथ और पंथ, बार बार ये शब्द मैंने डिफाइन किया। इससे पहले मैं बता दूं, ये मैं पहले ही बता चुका था कि जब एक बार हमारे जो संविधान, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना केवल और केवल फर्स्ट टाइम इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और ये हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन 1976, जिसमें तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, अखंडता नहीं एकता था वो, हाँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्दों को शामिल किया गया और जब से अभी तक ये तीन ही शब्द शामिल हैं और फिर जब से अभी तक कोई नया शब्द ना जुड़ा है ना इससे हटाया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये आ रहा है कि जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इससे पहले इसमें धर्म निरपेक्ष शब्द था। क्या था? हमारी प्रियम्बल में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, धर्म निरपेक्ष शब्द था, क्योंकि इससे पहले जो डिफाइन करते थे जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे धर्मों को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे पंथ, बहुत सारे ग्रुप बट गए, बहुत सारे सेक्ट हो गए, जैसे कबीरपंथी लोग हैं, गोरखपंथी लोग हैं और आपके वैष्णव पंथ हो गया, शैव पंथ हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पंथ जब बढ़ गए, बहुत सारी चीजें जब बढ़ गई, तो यहाँ पे फिर धर्म शब्द को हटा के उस जगह पंथ शब्द को जोड़ा गया और ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और 1976 में, और इस शब्द को शामिल किया गया। तो ये उसके उद्देश्य थे। एक अगला उद्देश्य मिलता है लोकतांत्रिक गणराज्य का। लोकतांत्रिक मतलब गणराज्य ऐसा व्यवस्था, ऐसा शासन, ऐसी चीजें जिसमें शासन किसका हो, जनता का हो, जिसमें शासन किसका हो, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा। तो लोगों के द्वारा बनाया गया शासन, लोगों ने उस व्यवस्था को बनाया, उनके द्वारा किया गया शासन, तो उसे बोलेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये है। फिर कहता है उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। इंपोर्टेंट पॉइंट, किस प्रकार का न्याय देगा, जिसमें तीन न्याय, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशलिस्ट सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एक ऐसा न्याय जिसमें सभी समान होंगे, कोई नीचा ऊपर नहीं होगा। अगर कोई कानून के पास जाता है, जैसे आर्टिकल 42 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 14 करता है कानून के सामने कोई भी बंदा जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, तो कानून दोनों के साथ ट्रीट इक्वल करेगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ उसको अलग से प्रोटेक्शन दे या उसको अलग से ट्रीट करे, वो ठीक है, अलग बात है, उसके पद की गरिमा है कलेक्टर की, लेकिन अगर वो उस कानून के सामने संरक्षण मांगने के लिए जाता है तो दोनों को ट्रीट किया जाएगा। अगर दोनों को किसी ने धमकी दी है, चाहे कलेक्टर हो या फिर वो नॉर्मल व्यक्ति, तो दोनों को प्रोटेक्शन देना एक कानून का काम है। तो ये समानता की बात करता है, ये सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय ऐसा है कि किसी भी को गरीब या पैसे के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को आर्थिक आधार पर यहाँ पे रखा गया है कि सभी को इकोनॉमिक बेस पे समान समझा जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बात बोली कि वहाँ पे इस प्रकार का कोई नहीं होगा कि कोई पैसा वाला है उसको अलग से ट्रीट किया जा रहा है उस प्रकार से। राजनीतिक न्याय की मैं यहाँ स्पेशली बात बता दूं, सोशल पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात कर रहा है, और ये हो गया स्पेशल इलेक्शन को लेकर के, जैसे कि SC और ST को इलेक्शन में, मतलब जैसे जो बहुमत था वो ब्राह्मणों का, क्षत्रिय वर्ग का था, तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व रहा है वो इन्हीं का रहा। लेकिन जब स्टेट आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डेमोक्रेटिक कंट्री आ गया, फ्रीडम मिल गई, हम स्वतंत्र हो गए,
और संविधान जब बन गया, एक किताब हमारे पास आ गई, तो उसने क्या किया, SC ST को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सीटों को रिजर्व कर दिया, और सीटों को रिजर्व करने के बाद और यहीं पे और एक महिला सीट को भी रिजर्व किया, महिला रिजर्वेशन कर दिया, जिससे कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव ना हो। भेदभाव का मतलब है यहाँ पे राजनीतिक न्याय का मतलब है कि यहाँ पे न्याय सभी को दिया जाएगा, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, और एक ग्रुप है आपका महिला वर्ग, तो उनको भी यहाँ न्याय दिया गया। तो ये तीनों न्याय की बात करता है, तो न्याय कितने प्रकार का, तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब मैं बात करता हूं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई, तो वही हमें देखना है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की यहाँ बात की गई है। फिर ये अपनी प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, जो व्यक्ति की गरिमा है, और राष्ट्र की एकता बनाए रखना और अखंडता बनाए रखना सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारे की भावना से हम रहेंगे, भाईचारे की भावना से हमें रहना है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा ने आज दिनांक मतलब जो तारीख थी 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत से को एतद द्वारा इस संविधान अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये मैं सब बता चुका हूँ, अधिनियमित, आत्मनिर्भर, ये पहले शब्द मैं समझा चुका हूँ, इस चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, तो ये आप बेसिक हैं। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे बता दिए मैंने, जो बताने थे वो मैं समझा दिए। इसके इसी प्रकार से पर्पज एक एक शब्द का मतलब होता है, जैसे कि बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना से रहना, भाईचारे की भावना से रहना। अवसर की समानता, सभी को इक्वलिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब जैसे आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसा नहीं है कि किसी को उसमें समान ना दिया जाए, इक्वलिटी ना दी जाए। अब आप देखते हो कोई महिला वर्ग है या कोई डिसेबिलिटी है, कोई पैर से मतलब कि चलने में असमर्थ है, हाथ से असमर्थ है लिखने में, या फिर एक आंख से, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है शरीर में, तो गवर्नमेंट ने कैसे उनको इस सारी चीज़ें डिसेबिलिटी का उनको रिजर्वेशन देकर के डिसेबिलिटी के आधार पर उनको अलग से कैटेगरी बनाया है। उन्हें ये न लगे कि समाज में वो कहीं पिछड़े हैं, समाज में कहीं पीछे हैं, तो उनको इक्वलिटी बराबर लाने के लिए अलग से किया गया, और ऐसे लोग भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देख रहे हो ना किस प्रकार से। तो ये रहा, हमने ये आपके सामने प्रस्तावना प्रियम्बल पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपके सामने टॉपिक को समझा। ये प्रियम्बल के टॉपिक के मैंने आपके साथ 3 लेक्चर को मतलब कि 3 वीडियो की बात की, 3 लेक्चर पे ये आपके साथ पूरे टॉपिक को हमने कंटिन्यू वर्क किया आपके साथ। प्री मेंस के हिसाब से, वनडे एग्जाम्स के भी हिसाब से इसमें देखा। अब मैं आपके साथ देखता हूँ कि प्रियम्बल की जरूरत क्यों थी, या ऐसा लगता है मुझे, तो एक आध पार्ट और लाऊंगा, देखूंगा अगर मुझे नीड लगती है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है तो एक पार्ट और आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट ऐसे हम आपके साथ कंटिन्यू पॉलिटी की बात करते चले जाएंगे, और जो जीरो से, शून्य से जो स्टार्ट किया और वो शिखर तक, लास्ट पॉइंट तक, आर्टिकल 395 तक जाएंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, जो नई नई संस्थाएं जो बनी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो सारी बात करेंगे। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए, इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। सपोर्ट का मतलब ये कि आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ये चीजें अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिए, और कुछ कमी ऐसी लगती है, लगता है कुछ ऐसा, तो उस पर भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।